दोस्तों नमस्कार। तुम सवाल करोगे, सवालों के घेरे में हमें खड़ा करोगे तो हम छापे मारेंगे, तुम्हारे घर पर मारेंगे, तुम्हारे दफ्तर पर मारेंगे। तुम्हें जहां से पैसा आता है उन पैसा देने वालों की भी नकेल कस देंगे, क्योंकि सरकार हमारी है, एजेंसियां हमारी हैं। इस देश के भीतर में कानून का राज हमारे कहने से चलेगा, कानून को हमारे हिसाब से चलना होगा। शायद इसीलिए तुम्हें डरना चाहिए, लेकिन नहीं डरोगे तो फिर हम तुम्हारी गर्दन दबा देंगे। और दूसरी तरफ अगर आंदोलन करने सड़क पर उतरोगे, हमारी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष का ऐलान करोगे, तो हम तुम्हारे खिलाफ प्रचार करना शुरू करेंगे, प्रोपेगेंडा के जरिए तुम्हें बदनाम कर देंगे। एक तरफ मीडिया है, दूसरी तरफ किसान है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच आज ठप होती संसद है। इस देश के भीतर में फोन टैप होते सरकार के औजार हैं। इस देश के भीतर में जासूसी करती सरकार है। इस देश के भीतर में डिरेल्ड होती अर्थव्यवस्था है। इस देश के भीतर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बचा हुआ जब नजर ना आ रहा हो, ऐसे मौके पर जब मीडिया पर छापे पड़े और किसानों को बार बार रोका जाए कि वह संघर्ष ना करें, आंदोलन ना करें, तो आज पहली बार दो तस्वीर बिल्कुल नई नजर आई। जिन मीडिया हाउसेस पे छापे पड़े, वह मीडिया हाउस छाती तान कर खड़े हो गए। एक ने कहा, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं और भास्कर में चलेगी पाठकों की मर्जी, यानी सत्ता या सरकार की मर्जी नहीं चलेगी। दूसरी तरफ एक न्यूज चैनल, जो क्षेत्रीय न्यूज चैनल है, उत्तर प्रदेश का न्यूज चैनल है, उसके यहां जब छापे पड़े तो उसके स्क्रीन पर रेंगने लगा, तुम कुछ भी करो लेकिन हम सच कहेंगे। जी, भारत समाचार का यह टैगलाइन हो गई और एक झटके में इस देश के भीतर में ठप होती संसद से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर किसानों की संसद सज गई। उस संसद के भीतर कुछ सवाल उठने लगे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, जो संसद इस देश में लोकतंत्र का मंदिर है, अगर वहां पर इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटा जाएगा तो किसान इस देश में संसद भी चला सकता है। यह एक सियासी लड़ाई नहीं है, बल्कि इस देश के भीतर में संघर्ष की एक ऐसी अंगड़ाई लेती लड़ाई शुरू हो चली है, जिसमें पहली बार सरकार पूरी दबिश के साथ उतर चुकी है। दूसरी तरफ जिन पर दबिश की जा रही है, वह भी कह रहे हैं हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो आज बात कहां से शुरू की जाए? संसद फेल हो चुकी है, मीडिया पर नकेल कसी जा रही है, किसानों को खेती से बेदखल करने वाले कानूनों को ना बदलने का नारा सरकार बार बार लगा रही है, नौकरशाही रेंगने लगी है, न्यायपालिका सत्ता के इशारे का इंतजार करने लगी है। और सत्ता इन सब के बीच क्या वाकई असहज हो चली है? क्योंकि आज जिस तरीके से न सिर्फ दिल्ली, बल्कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और भोपाल में भी जिस तरीके से छापे पड़े, और छापे भी उन मीडिया चैनल के पत्रकारों पर भी पड़े जिनकी अपनी हैसियत शायद इस देश के भीतर में किसी भी सामान्य नागरिक की तरह है। किसी तरीके से वो पैसा जोड़कर चैनल चलाते हैं, लेकिन सच बोलने निकल जाते हैं तो सरकार असहज हो जाती है। सरकार को यह कतई बर्दाश्त नहीं है कि संसद के भीतर जब उसने कह दिया कि लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, तो फिर आप प्रूफ जुगाड़ना शुरू कर दीजिए कि इस देश में मौतें जो हो रही थी वो ऑक्सीजन की कमी से ही हो रही थी। जब सरकार ने कह दिया कोई भी मौत ऐसी नहीं हुई जिस मौत के बाद उसे गंगा में तैरते हुए शवों को देखना पड़ा, या फिर बालू और रेत में ढके हुए किस तरीके से कब्रिस्तान की परिस्थितियां निकल कर आ गई, लेकिन जब मीडिया उसे भी प्रूफ के तौर पर लाकर दिखा दे कि सरकार झूठ बोल रही है। इतना ही नहीं, हर उस मुद्दे, हर उस इशू को लेकर जहां पर सरकार को कटघरे में खड़ा करती हुई मीडिया नजर आई, शायद सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई। हमें लगता है कि आज एक ऐसा मौका है जिसमें समझने की जरूरत है। अगर इस देश के भीतर में किसान आंदोलन वाकई विस्तार पा गया, और आज तो जंतर मंतर पर उसकी संसद सजी, जिसमें औपचारिक तौर पर उसने 3 स्पीकर और 3 डिप्टी स्पीकर भी चुने। उन्होंने यह भी बताया कि 90 मिनट के भीतर में वह बताएंगे कि किस तरीके से कानून जो है किसानों के खिलाफ है, और कानून के पन्नों को जब आप पलटिएगा तो बहुत साफ तौर पर 2 लकीर आपको बहुत
तीखी नजर आएगी। एक, इस देश के भीतर में कॉरपोरेट्स जमाखोरी कर सकते हैं, इसकी इजाजत इसी कानून में है। इस कानून में इस बात को दर्ज किया गया है कि कॉरपोरेट और पैसे वाला जैसे चाहे इस देश में जिस वस्तु की चाहे उसी की खेती करवाएगा, बाकी खेती नहीं होगी। इस संसद के भीतर जो किसान संसद जंतर मंतर पर सजी और जो मीडिया के भीतर से आवाज आई, हमें लगता है दोनों परिस्थितियों को एक साथ मिलाने से पहले जरा यह समझ लीजिए आखिर क्यों यह सरकार प्रोपेगेंडा को करती है, आखिर क्यों यह सरकार छापे डालती है और कितनी बड़ी तादाद में छापे और प्रोपेगेंडा का असर इस देश के भीतर में आंदोलन, संघर्ष, अपने हक की लड़ाई और इन सब के बीच मीडिया की स्वतंत्रता और उसकी अभिव्यक्ति को दबाने के लिए की जाती है। यह पहला मौका है इस देश के भीतर में। अभी इस देश में घोषित इमरजेंसी लगी नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपको संविधान नजर नहीं आएगा। इस देश का सच यह है कि मोदी सत्ता जब से इस देश में सरकार बनाकर आई है, उसने इस देश के भीतर में छापों को एक बेहतरीन हथियार बनाया है। आईटी और ईडी, इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सुपर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं सरकार के, और खास तौर से दो मामले आज भी जो छापे मारे गए वो दो ही मामलों को लेकर मारे गए। एक तरफ पीएमएलए था, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी आप पैसा छुपा रहे हैं, ब्लैक मनी को छुपा रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये सारे आरोप लगाते हुए अधिकारी इन दोनों जगहों पर पहुंचे। और एक था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि फेमा कहते हैं, उसके जरिए कुछ ऐसे लोगों की यहां छापे मारने की परिस्थितियां जो की गई वो प्रमोटर्स के घर में थी, जो कि प्रमोटर्स भास्कर ग्रुप के हैं। भास्कर देश का एक बड़ा अखबार का ग्रुप है जो सिर्फ एक दो राज्य नहीं, दर्जन भर राज्यों में अपने अखबार, अपने पब्लिकेशन को निकालता है। तो जाहिर है सरकार को यह बात रास नहीं आ रही है कि कोई उनकी नीतियों को लेकर, कोई उनके झूठ को लेकर, कोई उनके जन विरोधी पॉलिसीज को लेकर, कोई उनकी उस सोच को लेकर सवाल खड़ा कर दे जो सोच जनता के खिलाफ जा रही है। मीडिया का काम जनता को आवाज देना है, जनता की आवाज बनना है, लेकिन क्या उसे भी बदलने की तैयारी है? तो आइए जरा आज सरकार के पन्नों को खोल कर देखें। आईटी और ईडी ने इस दौर में जो कुछ किया, जिस रूप में किया, मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद से जो रफ्तार इस देश में आईटी और ईडी के रेड की हुई है, यानी छापे जो मारे गए, वो आंकड़े बेहद गंभीर हैं। सवाल यह है कि क्या उससे पहले ऐसा नहीं होता था? यकीनन होता था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं होता था। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश के भीतर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि आज भास्कर ग्रुप के दरवाजे पर पहुंची, उसके दफ्तर में पहुंची, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के दफ्तरों में, वहां पर जो प्रोमोटर्स हैं उनके यहां और मालिका उनके यहां जो पहुंची, उसमें उनके जहन में फेमा ही था, उनके जहन में पीएमएलए ही था। और ईडी ने इससे पहले और अभी जितनी रेड मारी, हमें लगता है यह समझना होगा, मनमोहन सिंह के 5 साल के काल में, यानी 2009 से 2014 तक कुल मिला के 429 रेड इस देश में ईडी ने की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की। लेकिन मोदी काल में कितने गुना ज्यादा बढ़ गई, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि अगर मनमोहन सिंह के दौर में 429 ईडी रेड 5 साल में हुई, तो मोदी काल में 5 साल में 2014 से 2019 तक के बीच में 2022 रेड पड़ी। यानी यह कल्पना के परे है कि एक साथ 5 गुना से ज्यादा तेजी इस दौर में रेड में आ गई। और 2018-19 में सबसे ज्यादा एक साल में रेड 670 रेड ईडी ने मारी है। सवाल यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो रेड मार रहा है इस देश के भीतर में, उसकी सफलता कितनी है यह भी समझने की जरूरत है। मोदी काल में जांच शुरू की थी उसने 1003 मामलों को लेकर, लेकिन कितने लोग दोषी पाए गए? सिर्फ 9 केसेस में 9 लोग दोषी पाए गए। यानी इतनी बड़ी तादाद जो रेड की गई वो सिर्फ डराने के लिए थी, वो सिर्फ इस बात का अंदेशा था कि सरकार के खिलाफ जाओगे तो रेड मार देंगे, या फिर कुछ दबिश इस तरीके की थी कि सरकार के अनुकूल आप हो जाइए। दूसरा डिपार्टमेंट आईटी का है। आईटी का डिपार्टमेंट भी आज भास्कर के दरवाजे पर भी पहुंचा और भारत समाचार जो न्यूज चैनल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का है, जो निकलता है लखनऊ से, वहां भी पहुंचा।
और आईटी के अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था मनी लॉन्ड्रिंग का, ब्लैक मनी का। उसके मद्देनजर और वह सवाल आता है आईटी ने इस दौर में कितनी रेड मारी है इस देश के भीतर में, हमें लगता है यह भी समझने की जरूरत है। मनमोहन सिंह के 5 साल के दौर में 2645 रेड 5 साल में मारी गई। मोदी काल में यह बढ़कर 3709 हो गई, यानी इस दौर में बढ़ोतरी लगभग 1064 रेड बढ़ गए मोदी काल में मनमोहन सिंह के काल की तुलना में। और इस रेड का सच यह है कि 2018-19 में सबसे ज्यादा 983 रेड मारे गए आईटी के जरिए, जब इलेक्शन प्रोसेस इस देश में था, यानी लोकसभा चुनाव की तरफ जा रहे थे। तो ध्यान दीजिए, लोकसभा चुनाव वाले साल में 2018-19 में इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा आईटी और ईडी के रेड हुए। और यह भी कल्पना कीजिए, जब हमने उसको परखना शुरू किया, एवरेज जब निकाला, तो इस देश के भीतर में हर दिन इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी लगभग 6 रेड मार रहा था हर दिन एवरेज, और आईटी डिपार्टमेंट हर दिन 10 रेड मार रहा था। और उसी की कड़ी में आज मीडिया के दरवाजे पर रेड की परिस्थिति शुरू हो गई, क्योंकि जिन खबरों को दिखाया जाता है वो खबर को पचा पाने की स्थिति में देश की सत्ता नहीं है। इतना ही नहीं, हमें लगता है यह भी देखना चाहिए कि दरअसल ये पूरे के पूरे रेड जो सुपर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस दौर में जहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, वह ईडी और आईटी का दफ्तर है। और मोदी काल में अगर ईडी की परिस्थिति को हमने आपसे जिक्र किया कि 1003 मामलों में सिर्फ 9 ही दोषी पाए गए, तो दूसरी तरफ आईटी का सच यह है कि 11,611 मामलों में 11,611 मामलों में सिर्फ 255 मामलों में दोषी पाए गए लोग, बाकी नहीं। और लगभग 1,500 मामले तो ऐसे थे जो जैसे ही अदालत के पास गए, अदालत ने उसको देखते ही खारिज कर दिया और कहा कि यह मामले ही बेकार है, इसके ऊपर कोई सुनवाई हो नहीं सकती है। तो यहां से बात शुरू होती है, क्या वाकई इस देश के भीतर ईडी और आईटी के जरिए डराया और धमकाया जाता है? सवाल इंडिविजुअल का भी नहीं है, सवाल तो यह है कि जो पत्रकार है किसी तरीके से एक चैनल को खड़ा करता है इस भरोसे कि वह जनता की उम्मीद पर खरा उतरेगा, इस भरोसे कि उस पर जनता भरोसा करेगी, उसकी व्यूअरशिप उसी रूप में बढ़ेगी और उसी के जरिए वह अपने चैनल को चलाएगा, तो क्या अब इस देश के भीतर में लोग चैनल भी नहीं चला सकते हैं? भास्कर तो बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप के लिए ईडी भी वहां पर पहुंच गई, लेकिन सवाल फिर वही है, जिस ग्रुप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस कोरोना काल में उसकी रिपोर्टिंग की तारीफ हुई हो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा हो और इस बात का जिक्र किया हो कि भारत के भीतर किस तरीके से मौत को छुपाया जा रहा था, इसको उजागर उसने बकायदा उन आंकड़ों से किया जो आंकड़े सरकार के ही हैं, जिसमें आप डेथ सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो वो डेथ सर्टिफिकेट्स की संख्या उसने बता दी जिले दर जिले, और ये बताना शुरू किया कि कैसे राज्यों में सरकारें झूठ बोल रही है, मौत को छुपाया जा रहा है। तो क्या सरकार इसे बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है? हर कोई क्या इस देश में सरकार के किसी कैबिनेट मिनिस्टर की तरह या मंत्रालय की तरह काम करना शुरू कर दे, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्तियों का हित ही देखे और उसी आश्रय इस देश के भीतर में सत्ता चलनी शुरू हो जाए? क्योंकि आंकड़ों की यह फहरिस्त इसलिए डराने वाली है क्योंकि दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा जिसमें खूब खर्च किया जाता है। हमने जब आंकड़े जुटाने शुरू किए अलग अलग माध्यमों से, तो पता चला इस देश के भीतर में जिन 3 कानूनों को किसानों के खिलाफ लाया गया है, उस पे 500 करोड़ से ज्यादा सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हो चला है कि यह तीनों कानून सही है। और ये विज्ञापन अखबारों में छपे, न्यूज चैनलों में दिखाए गए, आउटडोर में बताए गए, इंटरनेट यानी सोशल मीडिया के जरिए भी इन्हें जताया गया और 500 करोड़ से ज्यादा इन्हीं 3 कानूनों को लेकर खर्च कर दिया गया। लेकिन सच सिर्फ इतना भर नहीं है, जब प्रोपेगेंडा होता है और प्रचार होता है तो उस पर कितना पैसा बहाया जाता है और वो आंख बंद करके बहाया जाता है। वो पैसा किसका है? इस देश का ही है। वो पैसा बताने की और बहाने की जो ताकत है इस दौर में सरकार की, हमें लगता है केंद्र सरकार के आंकड़ों को सुनिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 5, 6, 7 साल हो गए, इन 7 सालों के भीतर में हर दिन मोदी सरकार जो खर्च कर रही थी, आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और आउटडोर को लेकर जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था विज्ञापनों के जरिए, मोदी सरकार हर दिन
3 करोड़ 6 लाख रुपए प्रोपेगेंडा और प्रचार पर खर्च करती नजर आई, अपनी उपलब्धियों को बताते आई। हर दिन 3 करोड़ जोड़ना शुरू कीजिएगा इसको तो लगभग 7,000 करोड़ पार कर जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में, और इतनी बड़ी तादाद में किया जा रहा खर्च, और उसमें टेलीविजन को बांट दिया जाता है 3,000 करोड़, प्रिंट मीडिया को भी दे दिया जाता है 3,000 करोड़, इंटरनेट को दे दिया जाता है 100-150 करोड़, आउटडोर में जो होती है उसमें लगभग 1,000 करोड़ से ज्यादा उसमें प्रचार थोप दिया जाता है। ये सारी परिस्थितियां क्या बतलाती हैं? ये परिस्थिति बहुत साफ बताती है कि इस डेमोक्रेसी के दो ही हथियार बचे हैं, जिसमें एक तरफ सरकारी एजेंसी है जो छापे मारेगी, और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा है जो कि उस सच को छुपाने का काम करेगा जिस सच को मीडिया बतलाता है। यानी दोनों कहीं पैरेलल तौर पर चल रहे हैं। यह परिस्थिति इससे पहले इस देश के भीतर में कभी नहीं थी। और जिन स्थितियों में आज कम से कम लखनऊ में जिन पत्रकारों के घरों पर दबिश हुई है आईटी के अधिकारियों की, और वो जिन चीजों को जांच परख रहे हैं, हमें लगता है कि इस बात की जानकारी आनी चाहिए अब कि इन पत्रकारों की अपनी हैसियत उन आईटी अधिकारियों की तुलना में कितनी कम है, और इनकी जो आय है और चैनल जिस लिहाज से चलता है उसमें ब्रेड एंड बटर की स्थिति भरा है, उसके आगे कोई स्थिति नहीं बनती है। जो पेमेंट होता है उसके बावजूद भी डराएंगे, उसके बावजूद भी खौफ पैदा करेंगे, उसके बावजूद भी बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहले राउंड में यही बात निकल कर आएगी कि छापा मारा गया। और भारत के भीतर में छापा किसी के यहां पड़ जाता है तो समाज उसको देखता है कि इसने कुछ गलत किया ही होगा। लेकिन जो लोग ईमानदार हैं, जो ईमानदारी के साथ अपने प्रोफेशन को जी रहे हैं, जब आप उनके दरवाजे पर पहुंचे तो आज जवाब तो मिला। जवाब इस रूप में मिला जब खुले तौर पर इस देश के भीतर में कई मीडिया संस्थानों पर इससे पहले भी छापे पड़े। याद कीजिए एनडीटीवी पर छापा पड़ा, याद कीजिए क्विंट पर छापा पड़ा, याद कीजिए न्यूज क्लिक पर छापा पड़ा। लेकिन क्या सरकार इन तमाम छापों के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स दे पाई, बता पाई कि ये क्या गलत कर रहे थे? जबकि इनकी तरफ से जहां जहां छापे पड़े उन्होंने अपना दस्तावेजों को अपने अपने माध्यमों से सामने रखा और बताया कि हमारे सारे दस्तावेज पाक साफ हैं। लेकिन क्यों नहीं आईटी और ईडी के अधिकारियों ने बताया कि जिन भी मीडिया हाउसेस पे उन्होंने छापे मारे हैं वहां से उनके हाथ में कुछ नहीं आया, सिवाय छापे मारने के लिए वहां पहुंचे, घंटों बैठे रहे, चाय पीते रहे, बातचीत करते रहे, और कईयों ने ईमानदारी के साथ जानकारी भी दी कि ऊपर से आदेश है आपके यहां छापा मारना है। यह स्थिति इस देश के भीतर की है। यह एक परिस्थिति। और दूसरी तरफ जब कोई संघर्ष के लिए खड़ा होता है, जो आज दिल्ली में नजारा नजर आया, जंतर मंतर पर नजारा आया, उस जंतर मंतर के ऊपर में जिस रूप में आज किसानों ने संसद सजाई, बेहद अनुशासन वाली संसद, उसके भीतर कोई शोर नहीं था, कोई हंगामा नहीं था। शुरुआत भी बिल्कुल उसी रूप में हुई जब अपने सदस्यों की मौत को श्रद्धांजलि देकर शुरू किया है। लगभग 600 किसानों की मौत इस संघर्ष के दौरान हो गई है। सबको श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के बाद 3 कानूनों को लेकर जो प्रस्ताव था उसे पढ़ा गया, और उसके बाद इस बात की चर्चा की गई कि इन कानूनों में जो दर्ज है वो दर्ज परिस्थिति बताती है कि इस देश में किसानी किसानों के हाथ में ना रहे, बल्कि पैसे वालों के हाथ में चली जाए, और पैसे वाले इस देश की किसानी की रूपरेखा और उसकी लाइन तय करने लगे उसी हिसाब से जिससे उनको मुनाफा हो। इस देश की संसद के भीतर भी यह बहस हो सकती है। इस देश की संसद के भीतर भी खामोशी से इस बात को लेकर वोटिंग कराई जा सकती है, क्या वाकई इस देश में जमाखोरी की इजाजत उन पैसे वालों को दे दी जाएगी या दे दी गई है जिसको कानून बनाया गया है, जिसके मातहत अब कुछ भी वो जमा कितनी भी मात्रा में कर सकते हैं अगर वह एग्रीकल्चर से जुड़ा प्रोडक्ट है तो ये कानून में दर्ज है। क्या इसको लेकर संसद इस पर कोई शर्मसाया नहीं होगी? उसके भीतर किसी तरीके से कोई गुस्सा नहीं पैदा होगा कि ऐसा हो रहा है? लेकिन इन 3 कानूनों को लेकर जंतर मंतर पर बैठी किसानों की संसद ने इस बात से भी आगाह किया, संसद सिर्फ राजनीतिक हथकंडों से सजने लगी है, और जो भी सांसद संसद के भीतर 3 कानूनों का साथ नहीं देगा तो फिर उसे विरोध का सामना संसद के बाहर सड़क पर करना होगा। और इस देश के 192 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेशे में खेती लिख रखा है,
सवाल यह है कि अगर उनका पेशा खेती रहा और वो खेती से निकलकर सांसद तक की परिस्थिति में पहुंचे हैं और आज भी उनके परिजन और परिवार वाले खेती करते हैं, तो उन 192 सांसदों ने एकजुट होकर संसद के भीतर यह आवाज क्यों नहीं लगाई कि जो 3 कानून है वह किसानों के खिलाफ है? फिर वही सवाल, वही सत्ता का प्रोपेगेंडा और वही छापों के जरिए डराने की मनस्थिति। इन दोनों परिस्थितियों को यह सत्ता खूब शानदार तरीके से चला रही है। शायद इसीलिए भारत के इतिहास में जब पन्नों को पलटिएगा तो ऐसा मौका आपके सामने कभी नहीं आया होगा जब इस देश में छापों की संख्या 5 गुनी ज्यादा बढ़ जाए। आईटी डिपार्टमेंट हर दिन 10 छापे मार रहा है औसतन बीते 5 बरस में। ईडी डिपार्टमेंट हर दिन औसतन 6 छापे मार रहा है पिछले 5 बरस के दौर में। इस देश के भीतर में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, सिर्फ केंद्र सरकार का 1100 से 1200 करोड़ रुपया सिर्फ प्रोपेगेंडा में जा रहा है, प्रचार में जा रहा है। इससे पहले कभी इस देश के भीतर में किसी कालखंड में आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ इस दौर में हो रहा है। और उस सबके बावजूद भी एक भी आवाज संसद के भीतर से इस रूप में नहीं निकलती है। क्या यह संसद अब ऐसी परिस्थिति में आ गई है जिसके सरोकार जनता से कट गए हैं, तो इसे चलाने की क्या जरूरत है? वो तमाम विपक्ष के नेता जो संसद के भीतर बैठे हुए हैं, वो किस लिए बैठे हुए हैं? जब उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, जब वो जिन पॉलिसीज को लेकर बहस होती है तो सिर्फ अपने गुस्से को निकाल देते हैं, जबकि वो रिप्रेजेंट अपने पूरे इस देश के नागरिकों को कर रहे हैं और कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को तो कर ही रहे हैं। तो 2 ही उपाय बचते हैं ऐसे में, या तो इस संसद के समानांतर एक दूसरी संसद जैसे आज किसानों ने खड़ी की, वैसी संसद इस देश के वह सांसद जो सत्ता के साथ नहीं है या सत्ता के भीतर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के भीतर भी जो दुखी हैं, गुस्से में हैं, वो जान रहे हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वह जाएंगे तो वहां उनके लिए मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। वो गांव में नहीं जा सकते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसानों के बीच नहीं जा सकते हैं। आज की तारीख में तो युवा भी गुस्से में है, वो जान रहा है कि उसके हाथ में सिर्फ बेरोजगारी है। ये तमाम मुद्दे जब उठते हैं तो इसे ही तो मीडिया लेकर सामने आता है, यही तो उसकी ईमानदारी है और यही तो उसका सच है। इसमें किस बात की घबराहट? और भास्कर और भारत समाचार पर मारे गए छापे और इनका उल्टे जवाब देना कि अब हम सच के साथ हैं, या फिर सीधे तौर पर कहना मैं स्वतंत्र हूं, यह परिस्थिति बतलाती है कि इस समाज के भीतर एक टकराव की परिस्थिति धीरे धीरे बड़ी तीखी होती जा रही है। और यह किस दिशा में जाएगी कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन यह पहली बार है कि आवाज या रास्ता संसद से नहीं, अब सड़क से निकलने की परिस्थिति धीरे धीरे बनने लगी है। किसानों की हुंकार उस दिशा में इसलिए बढ़ी और दिल्ली पुलिस को भी इजाजत देनी पड़ी क्योंकि वो जान रहे थे कि दरअसल दिल्ली पुलिस के भीतर भी बैठे हुए जो पुलिसकर्मी हैं वह भी जानते हैं उनका भी कहीं ना कोई जुड़ाव गांव से है, खेत से है। तो एक सामाजिक परिस्थिति इस देश के भीतर में जो जहर घोलकर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तौर पर देश को टकराव में पैदा करना चाहती थी, वो टकराव शायद आने वाले दिनों में हो सकता है आपको बड़ा तीखा दिखाई दे। मीडिया अभी तक झुकता था, पहली बार खड़ा हो रहा है। किसान इससे पहले लौट जाते थे एक वक्त के बाद, अब किसान लौटने को तैयार नहीं है। युवा इससे पहले संघर्ष करते हुए सोचता था कोई नीति उसके अनुकूल बन जाएगी, अब वह संघर्ष करने पर आमदा है। वो जान चुका है उसका भविष्य इस सरकार और पार्लियामेंट के भीतर बनने वाली नीति या बहसों पर निर्भर नहीं हो सकता है, कुछ चीजें उसे तय करनी होंगी। शायद ये शुरुआत है, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।